दिन था नया साल। करीब शाम 8 बजकर कुछ ही मिनट बाद एक हवाई जहाज 213 यात्रियों के साथ अरबियन ओशन की गहराई में समा जाती है। एयर इंडिया ने अपना प्रतिष्ठित बोइंग 747 विमान सम्राट अशोक खो देता है। 1978, Air India Flight 855 prepared to depart Bombay's Santa Cruz Airport, bound for Dubai. The aircraft, a Boeing 747 named Emperor Ashoka, was a symbol of modern aviation, carrying 213 passengers and crew. But this routine flight would end in disaster. The flight began like any other. The plane roared down the runway and lifted into the sky. But moments after takeoff, the crew lost control. 70s की मोस्ट लग्जरियस फ्लाइट में से एक था। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक आग की गोला समुद्र के साइड में दिखा है। फर्स्ट ऑफिसर ने अनुमान लगाया कि सेकंड ऑफिसर की एआई फॉल्टी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो चिल्लाते हुए बोले, डोंट गो बाय दैट वन, डोंट गो बाय दैट वन। और तुरंत बाद आखिर कैसे और क्या हुआ था इसके साथ और क्या वजह निकल कर आई, आज हम इस वीडियो पर विचार करेंगे। नया साल का पहला और शायद ही आखिरी उड़ान भरने जा रहा था ये बोइंग 747 1 जनवरी 1978 मुंबई सांता क्रूज एयरपोर्ट रनवे 27 से टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि 1999 में ये एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी के नाम से रिनेम्ड कर दिया गया। 190 पैसेंजर और करीब 23 क्रू मेंबर के साथ शाम को करीब 8 बजे उड़ान भरती है। फ्लाइट को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी होती है। वैसे ये एक स्केड्यूल्ड फ्लाइट 855 एम्परर अशोक मुंबई टू दुबई फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे। इज द फर्स्ट ऑफिसर 43 वर्षीय विंग कमांडर इंदु बिरमानी, जिसे मोर देन 4500 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो एक वेरियस टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट कमांडर थे जो डॉकेटो, लिवरेट्स, IL-14, पैकेट्स, सुपर कॉन्स्टेलेशन जैसे विमानों का भी पायलट रह चुके थे। उन्हें मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग मिल चुका था, जिसका मतलब किसी भी वेदर कंडीशन का फ्लाइंग होता। 51 वर्षीय कैप्टन मदनलाल कुकर एम्परर अशोक का कमांडर थे। ये 1956 को एयर इंडिया एयरलाइन ज्वाइन किए थे। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कमांडर हुआ करते थे बोइंग 747 का, और उन्हें नियरली 18,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और तीसरे ऑफिसर 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर मिस्टर अल्फ्रेडो फेरिया, जो 1955 से एयर इंडिया के साथ थे। इन्हें 11,000 घंटों की फ्लाइंग एक्सपीरियंस। इन तीनों के साथ और 20 कैबिन क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिसमें कुल 8 पुरुष और 12 महिला शामिल थे। विमान की बनावट की बात करें तो बोइंग 747 एक विशाल व्यावसायिक और कार्गो परिवहन विमान था। आसमान की क्वीन के नाम से जाना जाता था। ये एक डबल डेक फ्लाइट था, जिसमें अक्सर अपर डेक में कोई सीटें नहीं होती थी, बट लग्जरी डिजाइन फर्स्ट क्लास लॉन्जेस विद कारपेट्स, सोफास, बार्स और फ्लाइट की इनर वॉल में एम्परर अशोक का मुरल्स ड्राइंग के साथ 70s की मोस्ट लग्जरियस फ्लाइट में से एक था। सर्व के लिए खास करके प्रीति राजस्थान एयर होस्टेसेस को चुना गया था, जो घाघरे चोली पहने थे। इसे सिटल वाशिंगटन बोइंग फैक्ट्री में 1971 को तैयार किया गया और उसी साल 22 मार्च को एयर इंडिया की चेयरमैन द ग्रेट चेयर डाटा के द्वारा रिसीव किया गया। ये इंडिया की पहला बोइंग 747 विमान था। टेकअप के करीब 1 मिनट के अंदर फ्लाइट 8000 फीट ऊंचाई को टच कर लेती है। यहाँ विमान अरब सागर की ओर जाते हुए एक हल्के डाइने मोड में प्रवेश करता है, ताकि वो दुबई की ओर उड़ान भर सके। करीब 4 घंटों की सफर तय करके दुबई जाने वाला ये विमान सिर्फ कुछ ही मिनट में अपना दम घूंट लेती है। अब विमान को टेकअप करते हुए 2 मिनट हो चुका है। इसी बीच पायलट कुछ सोचे समझे, कुछ ट्रबुलेंस हो, इमरजेंसी अलर्ट किया जाए। पैसेंजर चिल्लाने लगे, रोने लगे। अभी इतना टाइम नहीं बचा इसके पास, मानो जैसे विमान को खुदकुशी करनी हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है इसकी स्टोरी। विमान सीधा 35 डिग्री नोज एंगल से अरेबियन ओशन की सरफेस को हिट कर जाती है। जरा सोचो क्या ही भयानक रहा होगा ये पानी से टकरा के पूरे अंदर घुस जाना, और क्या बीता होगा ये बेचारे पैसेंजर और क्रू मेंबर के साथ। प्लेन के अंदर मौजूद 213 लोगों से एक भी जिंदा नहीं बच पाता है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स घटना के कुछ ही समय बाद रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती है, लेकिन शायद रेस्क्यू करने लायक अब कुछ बचा ही नहीं।
पूछताछ करने पर तट से रहने वाले कुछ नौसेना ने बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्फोट होता सुना है और कुछ लोगों ने कहा कि वो एक आग की गोला समुद्र के साइड में दिखा है। हालांकि दुर्घटना की रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति इंडियन नेवी के कमांडर सोएद ने कहा कि उन्होंने विमान को 45 डिग्री झुका हुआ दिखा और कोई आग नहीं था। जब विमान समुद्र के ओर दौड़ रहा था तो हेडलाइटें जल रही थी और कुछ समय बाद एक जोरदार धमाका हुआ। घटना के 5 दिन बाद 6 जनवरी को एक मछली पकड़ने वाला जहाज ने विमान का पिछले हिस्सा का पता लगाया और विशेष उपकरणों के साथ एक नौसेना जहाज ने सम्राट अशोक का FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से आवाज को रिकॉर्ड किया। यहाँ पर चलिए जरा नजर डालते हैं कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश कर गया। एक विमान क्रैश होने के पीछे कई सारे रीजंस हो सकता है, जैसे कि मानो पायलट कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो, या फिर वेदर कंडीशन सही ना रहना, मैकेनिकल फेलियर आ जाना, इंजन फेल कर जाना, बॉर्ड्स टकरा जाना, ETC के साथ मिसकम्युनिकेशन, ऐसे कई सारे रीजंस हो सकता है। यहाँ विमान उड़ान भरने से पहले अपनी नियमित समय से 13 आवर्स का पोस्टपोन के बाद उड़ान भरा था। इसी दिन से ठीक एक दिन पहले एक बॉर्ड ने प्लेन की विंग फ्लैप से टकरा गया था, जो मोस्ट एयरलाइन इसे एक छोटा सा हिच वर्णित करते हैं। इसी बात को लेकर एयर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर अप्पू स्वामी ने न्यूज़मैन से कहा कि फॉल्ट को रेक्टिफाइड किया गया एक छोटा सा हनीकॉम्ब के साथ, जो छोटा सा कटअप निशान 6 इंचेस बाई 8 इंचेस में छुपा हुआ था। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दुर्घटना पायलट की गलती और आंतरिक खराबी के कारण हुआ या फिर ये तोड़फोड़ का ही नतीजा था। जिसे वीडियो के थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि FDR से आवाज को रिकॉर्ड किया गया था, तो फिर FDR से क्या वजन निकल रहा था, चलिए थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। वैसे फ्लाइट में 2 तरह के रिकॉर्डर होता है, एक FDR, दूसरा CVR। FDR प्रिजर्व रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द फ्लाइट, जो तकरीबन सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। CVR बेसिकली कॉकपिट की साउंड रिकॉर्डिंग का अहम हिस्सा होता है, जो पायलट और ATC के बीच हुई बातें रिकॉर्ड करता है। ये दोनों डिवाइस एक सिंगल यूनिट में कंबाइंड होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जो पता चला उसके अनुसार हवाई जहाज का ऊंचाई बताने वाला अल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब हो चुका था, जिसके वजह से कैप्टन को ऊंचाई का अनुमान नहीं हो पाया। चूंकि अंधेरा हो चुका था और नीचे अरब सागर था, जिसे बाहर दिखने पर भी ऊंचाई और प्लेन की स्थिति की सही जानकारी ना हो पाई। कैप्टन ने प्लेन को रोल कर सीधा करने की कोशिश करते फ्लाइट मुड़कर समुद्र से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मिनट आफ्टर टेक ऑफ फ्लाइट ने राइट टर्न लेकर नॉर्मल अल्टीट्यूड पर लेवल होने के बाद भी अल्टीट्यूड इंडिकेटर राइट विंग अलर्ट में ही रिमेंड था। ये नोटिस करने के बाद कैप्टन मदनलाल कुकर ने फिर से राइट टर्न लेने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर इंदु विरमानी की AI पॉसिबली लेफ्ट विंग की ही इंडिकेट कर रहा था, जबकि दूसरा ऑफिसर कैप्टन कुकर की AI राइट विंग में ही फ्रोजन था। फर्स्ट ऑफिसर ने अनुमान लगाया कि सेकंड ऑफिसर की AI फॉल्टी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। ये ध्यान देने योग्य है कि रात के समय अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने से पायलट को AI से सही डेटा को समझना और कॉकपिट विंडोज के थ्रू हॉराइजन यानी सी लाइन्स को इंस्पेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। कैप्टन कुकर यहाँ बोलते हैं कि व्हाट्स हैपेंड हियर माय इंस्ट्रूमेंट, और फ्लाइट मुड़ते मुड़ते 180 डिग्री मुड़ चुका था। फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो चिल्लाते हुए बोले, डोंट गो बाय दैट वन, डोंट गो बाय दैट वन, और तुरंत बाद फ्लाइट क्रॉस कर लेता है। यांत्रिक खराबी के कारण कैप्टन सिचुएशनल अवेयरनेस खो देना क्रॉस का सबूत बनकर सामने आता है। अब इस बात पर नजर डालने योग्य है कि फ्लाइट का इंस्ट्रूमेंट कैसे खराब हो सकता है। वैसे इंस्ट्रूमेंट खराब होना फ्लाइट के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है, खास करके इंडिकेटर। हालांकि AI की खराबी आम नहीं है, ये कभी कभार उड़ान के दौरान आ सकती है। एग्जीक्यूटिव फ्लायर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पावर आउटरेज और प्रोसेसिंग त्रुटियां आमतौर पर AI त्रुटियों का मूल कारण है। यदि विमान में बिजली से चलने वाली अल्टीट्यूड इंडिकेटर लगा है तो बिजली गुल होने की स्थिति में पायलट को अलर्ट मिल जाता है। यदि विमान वैक्यूम संचालित रवैया संकेतक से चल रहा है तो पायलट को अलर्ट नहीं मिल सकता और उन्हें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के साथ विमान को उड़ाना पड़ सकता है जो स्थिर होने में काफी लंबा टाइम लेता है और गलत डेटा देता है। कुछ इस प्रकार चुनिंदे रीजंस है जो अल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब के पीछे रहा होगा, जैसे कि टेक्निकल मलफंक्शन, सेंसर फेलियर, पावर सप्लाई इश्यूज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स।
वैसे फ्लाइट टेकऑफ से पहले ये सारी चीज़ें जांच की जाती है, फिर भी आफ्टर टेकऑफ कुछ मॉल फंक्शन हुआ होगा। एक्चुअली में इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सोचने वाली बात यह है कि कैसे स्थानिक झटका पायलट की परफॉर्मेंस और डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उड़ान उपकरणों का उचित उपयोग और रखरखाव टीम वर्क को ध्यान देने की सचेत करती है। फ्यूचर में इस तरह की ट्रेजेडीज को रोकने के लिए विमान उद्योग में पिछली गलतियों से निरंतर सुधार और सीखने की महत्व को भी समझना चाहिए।